Is there any doubt, or else you can just mute your mics? So let us start. There is some query, I think, in the chat. So exam will be conducted online or offline. See, that university will decide. We have no information regarding that, and you will be notified very soon about that. Okay. So let's come back to our subject. And we have already discussed, WSM and LSM method. We have done singly reinforced and doubly reinforced section using both the methods, LSM and WSM. I hope you all might have gone through all the lectures and videos, everything that we have done, right? So today we'll be starting with another topic, that is share. So let me just present my screen to you all, then I'll continue with my lecture. So is my screen visible to you? Anyone of you can just respond. Is it visible? Can you see this? Yes. Slide? Okay, fine. So we'll be starting with share, right? So before starting this, anyone of you have this idea what share is? आप लोगों ने strength of material वगैरह में भी पढ़ा होगा, है ना? You might have heard this or read this term share. ठीक है? Shear stress, ये term आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? Very common. बट जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सब्जेक्ट, राइट, उसमें शेयर का कहाँ पर यूज आता है? इन आरसी एलिमेंट्स, एज आरसी एलिमेंट्स, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आपके, लेट अस टेक दिस एज अ कॉलम, ठीक है? कॉलम मैं बना रहा हूँ, इसमें रेनफोर्समेंट्स लगी हैं, दीज आर योर मेन रेनफोर्समेंट्स, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी शेयर इन्फोर्समेंट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये वही शेयर इन्फोर्समेंट। अब ये किस वजह से आता है, आई विल टेल यू दिस, ठीक है? अगर मैं इसका आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, राइट, एंड दीज आर योर मेन रेनफोर्समेंट, जो टॉप से दिखेगा आपको कॉलम में, ठीक है? ये 4 मेन रेनफोर्समेंट्स हैं। इसको जो बांधेगी ये किस्म से, है ना, तो दिस इज योर शेयर इन्फोर्समेंट लाइक दिस, और इसको आप यहाँ पर टाई कर देते हो, राइट? सो दिस वन इज योर शेयर इन्फोर्समेंट। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस series also I have told you that these are your main reinforcements and this one is your shear reinforcement, ठीक है? ये आपकी शेयर इन्फोर्समेंट। अब ये क्यों प्रोवाइड की जाती है? देखो, शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, वो किस वजह से होता है ये हम लोग आगे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस, राइट? So let me start today's session with shear stress in a homogeneous section. So again, we'll consider this. You are very well aware of this section. Rectangular beam का एक section है, ठीक है? बहुत अच्छे से अब आप लोग जानते हैं इस section को, ठीक है? जो bending stresses डेवलप होते थे वो किस तरीके के होते थे? कुछ इस तरीके का प्रोफाइल होता था। Now this is your width, जो हम B से दिखाते थे, right? This one is your width. This is your overall depth, जो capital D से दिखाया जाता था, ठीक है? And this is your neutral axis passing from the center of the section, ठीक है? तो ये आपके center of the section से neutral axis pass हो रही है। ये डायग्राम आप बहुत कॉमनली बहुत फैमिलियर है, इस डायग्राम से बहुत सारे बना चुके हैं हम लोग, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज योर बेंडिंग स्ट्रेस, उसका डायग्राम आपने देखा था, ठीक है? इस तरीके का पैटर्न होता था। नाउ नेक्स्ट इज योर शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का कैसा प्रोफाइल होता है? एट दी टॉप एंड बॉटम फाइबर, इसके टॉप में और बॉटम में तो शेयर स्ट्रेस 0 रहता है, बट शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम यहाँ पे मैंने क्यू से या टाउ से मैं शेयर को दिखाऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है? सो दिस इज क्यू मैक्स,
मतलब शेयर स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कहाँ पर है? इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सेंटर में मैक्सिमम होता है। और बेंडिंग स्ट्रेस आप देखोगे तो बिल्कुल जहां से न्यूट्रल एक्सिस पास कर रही है वहां पर जीरो है, और एक्सट्रीम में मैक्सिमम है। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है और सेंटर में जीरो है। बट शेयर स्ट्रेस किस तरीके से बिहेव करता है? एट द कॉर्नर्स और एट द एंड्स ये जीरो होता है शेयर स्ट्रेस, एंड एट द सेंटर इट इज मैक्सिमम, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्रोफाइल होता है, राइट। अब ये शेयर स्ट्रेस कैसे आता है, इसकी क्या इक्वेशन होती है, विल फाइंड आउट, ठीक है। अभी आप ये जान लीजिए कि जो ये शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए हम लोगों को शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कई बार कॉलम में, अगर मैं आपको डायग्राम दिखा पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ। चलिए मैं इसके बाद आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज स्क्रीन शेयर हो रही है ना। फिलहाल आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने मेन रेनफोर्समेंट देखी थी, चार जो लगी हुई है, उसको जो कंबाइंड बांध रहा है ये शेयर आपका रेजिस्ट करेगा। तो शेयर इसको, इसलिए वो इसको हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या फिर शेयर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे डिजाइन किया जाता है वो आगे चल के देखेंगे। पहले शेयर डेवलप क्यों हो रहा है ये हम लोग पता करते हैं, ठीक है। सो यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, यू माइट बी वेरी वेल फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इन दिस इक्वेशन you will find that m upon I equals to f, ये बेंडिंग स्ट्रेस है ऑफ कोर्स, on y equals to e upon r, ठीक है। ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती थी। अब मैं सिर्फ इसका यूज कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन का। सो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है मेरा, f equals to m I into y, m upon I into y, ये हम लोग काफी जगह पे यूज भी कर रहे थे, ठीक है। m upon I into y हम लोग काफी जगह पे यूज करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। ये आपको पता था फॉर्मूला ऑलरेडी, ये बेंडिंग इक्वेशन से। बट अगर आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है कहीं पे, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये फाइंड आउट करना आपको कि शेयर स्ट्रेस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब पहले इस डायग्राम में चलिए आप। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक सेक्शन बना रहा हूँ, सेक्शन 1, ठीक है। दिस इज योर सेक्शन 1, ठीक है। ये एक सेक्शन मैंने यहां से कट कर लिया, और ऊपर का पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूं अभी, ठीक है। और इसका ये CGA है, सेंटर से जो पास कर रहा है। एंड इफ आई फाइंड दिस डिस्टेंस इज y, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पर सेक्शन 1 है, ये y है। तो ऑफकोर्स ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मेरी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये हो जाएगी d/2 माइनस y, क्योंकि यहाँ तक का d/2 है डेप्थ, यहाँ तक का d/2 है, माइनस y करेंगे तो यू विल गेट दिस वन डेप्थ, ठीक है। d/2 माइनस y, ये डेप्थ आपको पता चल गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस एट सेक्शन 1, अब देखिए सेक्शन 1 कहाँ पे, ये लाइन जो जा रही है ये आपकी सेक्शन 1 है, दिस वन, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस को मैंने यहाँ पर Q से शो किया हुआ है, या टाउ से भी हम लोग शो करते हैं, Q से यहाँ पर शो किया हुआ है। तो Q को निकालने का फॉर्मूला जो गिवन है दैट इज योर दिस, Q इक्वल्स टू V अपॉन IB इंटू A इंटू y बार, ठीक है। अब इसमें देखिएगा आप, ये जो इक्वेशन है ये कैसे ड्राइव होती है मैं आपको नीचे इसमें शो करूंगा। ये आपकी IS कोड में भी गिवन है इक्वेशन। सो दिस इज योर शेयर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, V इज योर शेयर फोर्स, फोर्स अपॉन I इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, B आपकी विड्थ है, A आपका एरिया है, A इंटू y बार बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एरिया अपॉन अबव द सेक्शन 1। तो मूवमेंट ऑफ एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, ये वाला है एरिया इंटू y बार, ये आपको निकालना है, ठीक है। और इस पोर्शन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, a इंटू y बार को कैसे फाइंड, देखो और चीज तो नोन है आपको, v आपको नोन है, i आपको नोन है, b आपको नोन है, यू हैव टू फाइंड आउट a इंटू y बार, ठीक है। अब इसको कैसे आप कैसे निकाल सकते हो, एरिया इंटू y बार डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, ये यहाँ पर कैलकुलेशन में गिवन है, सॉरी यहाँ पे देखिए आप एरिया इंटू y बार। सो एरिया आप बताइए क्या होगा, इस सेक्शन का एरिया जो मैंने कवर किया हुआ है यहाँ पे, ये इसका एरिया कितना होगा, इट विल बी b विड्थ इंटू दिस हाइट, ये हाइट कितनी थी d/2 माइनस y, देखिए नीचे भी वही है, b इंटू d/2 माइनस y, ये तो a हो गया,
नाउ वाई बार कौन सी डिस्टेंस होगी? वाई बार इज योर वाई प्लस हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी वाई बार, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी वाई बार है, ठीक है। मूवमेंट क्योंकि हम लोग किसके अबाउट निकालते हैं, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो मूवमेंट अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस विल बी वाई प्लस डी बाई टू माइनस वाई, ये डिस्टेंस का हाफ, तो यही है ऊपर क्या हुआ, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, वाई प्लस हाफ ऑफ डी बाई टू माइनस वाई। तो सिंपल आप इस इक्वेशन को आगे को इसको फर्दर सॉल्व करते रहेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, सो यू एट द एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, Q इक्वल्स टू वी आई बी बी अपॉन टू डी वी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये रहेगी, मतलब शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन आपकी आ गई, Q इक्वल्स टू वी अपॉन टू आई डी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, डायग्राम को मैंने आपको बताया था एट दी सेंटर, ठीक है, एट दी सेंटर Q मैक्सिमम होता है, तो Q मैक्सिमम कब होगा, जब y इज जीरो, जब y जीरो है, मतलब जब y है ही नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस पे लाई करता है, तो Q मैक्स मिलता है हम लोगों को, तो y की जगह पे अगर इफ आई सब्स्टिट्यूट जीरो एट दिस इन प्लेस ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो मैक्सिमम Q मैक्स हम लोगों को क्या मिल जाएगा, y की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन विल बी v अपॉन टू वाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर, तो ये सिंपल इक्वेशन आपको मिल गई है, जो कहां पर की इक्वेशन है, दिस वन इक्वेशन इज हियर एट द सेंटर, ठीक है, तो Q मैक्स आप निकाल सकते हैं एट द सेंटर विल बी दिस, शेयर स्ट्रेस विल बी दिस वन। Now next we have to discuss is shear stress diagram for a RCC beam. अब RCC beam है, बीम की हम लोग बात करें फिलहाल, उसमें हम लोग कैसे शेयर स्ट्रेस डायग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट जस्ट। Okay, yeah. So we were finding the shear stress diagram for a RCC beam. तो बीम है, बीम का एक क्रॉस सेक्शन है, बहुत अच्छे से अवेयर हो, these are your longitudinal reinforcements, ठीक है, longitudinal reinforcements है जो आपको डॉट की तरह दिखाई दे रही है तीन, again this is your neutral axis and I am taking this section जो neutral axis से ऊपर का है, ठीक है, this is your actual depth जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, y हम लोगों का वही सेक्शन है जो हम लोग जिस सेक्शन में हम लोग शेयर स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं, मान लो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे शेयर स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो द डायग्राम विल बी लाइक दिस, ये बेंडिंग डायग्राम था, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम था ये, और ये आपका था शेयर स्ट्रेस का डायग्राम जो अभी हमने देखा था ऊपर, ठीक है, तो सेंटर पे मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे जीरो रहता है, तो अभी हम सिर्फ अभी ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हाफ दिखाया गया, ठीक है। नाउ सी ये किस तरीके का पैटर्न शो करता है, नाउ शेयर स्ट्रेस अबव न्यूट्रल एक्सिस, वी आर फाइंडिंग द शेयर स्ट्रेस अबव दिस न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो इसका शेप किस तरीके का है, इट इज पैराबोलिक विद जीरो शेयर स्ट्रेस एट टॉप एंड मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, सो यू कैन सी हियर दैट इट इज शेयर स्ट्रेस इज जीरो एट द टॉप एंड Q मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। एंड शेयर स्ट्रेस एट एनी सेक्शन कैन बी फाइंड यूजिंग दिस इक्वेशन, ये अभी आपने ऊपर देखी थी, Q इक्वल्स टू वी आई बी ए इंटू वाई बार, ए इंटू वाई बार आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, एंड शेयर स्ट्रेस अपॉन अबव न्यूट्रल एक्सिस यू कैन फाइंड यूजिंग ए इंटू वाई बार को आप दोबारा से जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को ए इंटू वाई बार की वैल्यू मिलेगी, आप सब्स्टिट्यूट करके देखना है, इसको मैंने शॉर्ट अभी डायरेक्टली लिख दिया है, एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, एंड बी विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है, ये आपको शेयर स्ट्रेस मिलेगा अबव न्यूट्रल एक्सिस दिस इक्वेशन।
ये आई ये इक्विलिब्रियम वाला आई है, तो आप आई इक्विलिब्रियम को आई बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कैसे आप कर सकते हो, ये दिस इज बेसिकली योर सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालते हो, ये वो कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, फिलहाल आप लोग सिर्फ इस पर कंसंट्रेट कीजिए फॉर्मूले पे, न्यूमेरिकल करते वक्त हम देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। नाउ उसी तरीके से अबव न्यूट्रल एक्सिस तो आपने देख लिया था, इट वाज लाइक 0 एट द टॉप एंड मैक्सिमम एट द center. Now shear stress below neutral axis, how can we find this below neutral axis? Shear stress below neutral axis, अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको फाइंड करना है। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस वन लाइन इज योर न्यूट्रल एक्सिस हियर। ठीक है, इसके नीचे का आप शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। तो जो हम लोगों का कोड है वो बोलता है कि इसके नीचे जो ऊपर का तो इस तरीके का प्रोफाइल होता है कि एट द टॉप 0 होता है और मैक्सिमम हो जाता है सेंटर पे, बट कोड कहता है कि बिलो न्यूट्रल एक्सिस ये कांस्टेंट हो जाता है, ये पैराबोलिक नहीं रहता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, और इसकी वैल्यू होती है Q इक्वल्स टू V अपॉन B इंटू JD। ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन इन योर IS कोड 456। ठीक है, और ये कैसे अभी निकलेगी वैल्यू, ड्राइव कैसे हुई है, ये भी आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसका शेयर स्ट्रेस का प्रोफाइल किस तरीके का होता है। टॉप में इट इज 0 एंड एट द सेंटर इट इज मैक्सिमम। आफ्टर दैट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बिलो न्यूट्रल एक्सिस इट इज कांस्टेंट व्हिच इज Q equals to V upon B into JD. Okay, here एक क्वेरी आई है कि बिलो न्यूट्रल एक्सिस, क्वेरी में पूछा गया कि बिलो न्यूट्रल एक्सिस ये कांस्टेंट कैसे हो रहा है ना। तो ये देखिए, अगर ये जो इक्वेशन ड्राइव है ये तो मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी, ये इक्वेशन ड्राइव। ठीक है, बट जो इसका प्रोफाइल है, जो IS कोड बोलता है, हमारा IS 456 बोलता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको शेयर स्ट्रेस जो लेना है वो कांस्टेंट लेना है, V Q इक्वल्स टू B इंटू JD। ये कैसे आ रहा है, ये इक्वेशन तो मैं आपको भी ड्राइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके आगे मैं दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे शेयर स्ट्रेस किस तरीके का प्रोफाइल दिखाता है, इट इज कांस्टेंट बिलो न्यूट्रल एक्सिस, और ऊपर कैसा होता है 0 एट द टॉप और मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अभी आप इसको देखिएगा कि ये कैसे आई इक्वेशन, इसके आगे यही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इससे पहले आप ये जानिए कि ये शेयर स्ट्रेस आ कैसे रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर आपने लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड की थी, ये देखिए ये एक सेक्शन में, ये एक बीम है। ठीक है, इसमें ये लोडिंग है। ठीक है, कोई भी W लोड इसमें लगा हुआ है। दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट जो आपको डॉट की तरह दिखाई दे रही है, इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, 3 डॉट की तरह दिखाई दे रही है। आप कहेंगे कि सर हम शेयर रेनफोर्समेंट लगा क्यों रहे हैं, हमें इसकी जरूरत क्या है, और ये शेयर आया कहाँ से जो हमें इसको रेजिस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने आसपास में अपने कंस्ट्रक्शन देखा होगा, आपने देखा होगा कि कॉलम कहीं पर बना होता है, बीम कहीं पर बना होता है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है, जो लंबी वाली रेनफोर्समेंट, मोटी डाया की जो रेनफोर्समेंट होती है, उसको फिर बांधा होता है रेक्टेंगुलर टाइप से या सर्कुलर टाइप से, उसको बांधा गया होता है पतली रेनफोर्समेंट से। वही रेनफोर्समेंट आपकी शेयर रेनफोर्समेंट है। अब उसका रीजन क्या है, उसको प्रोवाइड करने का रीजन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका रीजन है कि हम लोगों को शेयर स्ट्रेस को, जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होंगी और फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, क्रैकिंग होगी, फेलियर हो सकते हैं शेयर की वजह से, तो उसको रेजिस्ट करना जरूरी है। अब उसको रेजिस्ट कहाँ से करते हैं और ये कैसे करते हैं वो तो आपको पता चल गया, शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। बट वो शेयर आ कहाँ से रहा है, वो डेवलप कैसे हो रहा है, वो आप देखिएगा। देखिए इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम में। सी आई एम टेकिंग 2 सेक्शन, एक ये 1 और 1 सेक्शन है, ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पर दूसरा सेक्शन है 2 2 जो कि डिस्टेंस पे है dx। ठीक है, एट सम डिस्टेंस dx मैंने मान लिया, इतनी दूरी पे ये 2 सेक्शन में ले रहा हूँ। आपको पता है कि इसका बीम का जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, पैराबोलिक टाइप का होता है। ठीक है, मैक्सिमम एट द सेंटर, और शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होता है उसका, मैक्सिमम एट द supports and 0 at the center। ये इसका दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 1 पे मान लेते हैं मोमेंट था m। ठीक है, यहाँ पर जाके बढ़ गया। ठीक है, 2 2 पे जाके मान लीजिए m प्लस dm हो गया। dm मतलब ये थोड़ी क्वांटिटी बढ़ गई, ऑफकोर्स आपको दिख रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बढ़ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से डिक्रीज होगा सेंटर के बाद। ठीक है, और उसी तरीके से आप शेयर फोर्स देखिए, v पहले ज्यादा था और सेक्शन 2 2 में आके कम हो गया, तो मान लीजिए डिक्रीज कर गया, v माइनस dv से डिक्रीज कर गया। ठीक है,
तो इस तरीके का कुछ प्रोफाइल है। अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, दो सेक्शन को मैंने काट के यहाँ पर रख दिया। सोच लीजिए आप वन सेक्शन ये है, वन वन, और टू टू ये है, ठीक है। तो सी मेरा क्या होता है, मैं आपको पता है कि ऊपर कंप्रेशन लगता है, जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ कंप्रेशन होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा, मतलब इस तरीके से, अभी तो बेंड करेगी बीम, यहाँ कंप्रेशन होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, टेंशन होगा, और ये बेंड करने लगेगी बीम, ठीक है। दिस इज योर टेंशन हियर। तो ऊपर देखिए कंप्रेशन हो रहा है, सी से मैंने दिखाया है, और टी से मैं टेंशन आउटसाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्रेशन वन वन पे सी लगा था मान लीजिए, तो टू पे कितना लगेगा, सी प्लस डी सी, मतलब थोड़ा सा कंप्रेशन और ज्यादा लग रहा है टू सेक्शन पे। उसी तरीके से टेंशन टी लग रहा था, तो सेक्शन टू टू पे टेंशन कितना हो गया, टी प्लस डी टी। उसी तरीके से मूवमेंट आपको पता है, मूवमेंट एम था वन पे, और टू पे हो गया एम प्लस डी एम, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे था, डी एक्स डिस्टेंस पे था। अब मैं आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। आप इस थोड़ा सा इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग टू सेक्शंस, सेक्शन 1 1 एंड 2 2 इन द बीम, ठीक है। ये दो सेक्शन मैंने ले लिए, सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2, ये मैंने ले लिया था 1 1 एंड 2 2 सेक्शन, दो सेक्शन मैंने ले लिया, वेयर मूवमेंट्स आर एम एंड एम प्लस डी एम, ठीक है। मूवमेंट क्या था, वन पे एम था, और सेक्शन 2 2 पे एम प्लस डी एम, क्योंकि मूवमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मूवमेंट बढ़ रहा है, एम प्लस डी। उसी तरीके से सेक्शन 1 पे शेयर फोर्स V है, और सेक्शन 2 पे V माइनस डी है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है नीचे को, है ना। अब आप देखिए एट सेक्शन 1 1 मूवमेंट इज, मूवमेंट क्या होता है आपका, फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज मूवमेंट ना। तो फोर्स कितना है, C, सेक्शन 1 1 पे मैंने C मतलब कंप्रेशर, दो फोर्स लग रहे हैं आपको पता है, यहाँ पर एक तो कंप्रेशर फोर्स लग रहा है टॉप में, और बॉटम में लग रहा है टेंसाइल फोर्स, तो दो फोर्सेस हैं, दोनों के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ले रहा हूँ कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस JD इक्वल्स टू, अगर मेरे को टेंशन साइड से निकालना है तो टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म डिस्टेंस JD, ठीक है। तो मूवमेंट आप आराम से निकाल सकते हो। उसी तरीके से सेक्शन 2 2 पे मूवमेंट कितना हो जाता है, बढ़ के m प्लस DM हो जाता है, जो मूवमेंट m था वो अब कितना हो गया, m प्लस DM हो गया है। उसी तरीके से कंप्रेशन कितना हो गया 2 2 पे, C प्लस DC, यू कैन सी हियर 2 2 पे कितना हो गया कंप्रेशन, C प्लस DC, थोड़ा सा बढ़ गया है। उसी तरीके से T प्लस DT टेंशन साइड पे हो गया है, तो आप इजीली देख सकते हो उसको। सॉरी, here C plus DC is your force and JD is your लीवर आर्म डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से टेंशन साइड से T प्लस DT हो गया, और JD आपका लीवर आर्म डिस्टेंस है। लीवर आर्म डिस्टेंस आपको पता है JD कैसे निकाला जाता था, ठीक है। ये आपको पता था J इंटू डी किस तरीके से निकालते हैं, लीवर आर्म डिस्टेंस वाज D माइनस XC अपॉन 3, ये हमने उसमें देखा था अभी, LSM मेथड में देखा था। तो D माइनस KD XC इक्वल्स टू KD होता था फॉर्मूला में अपॉन 3, तो D से D आप कॉमन ले लें, 1 माइनस K/3, और 1 माइनस K/3 होता था J, तो लीवर आर्म डिस्टेंस इक्वल्स टू DJ या JD, जो भी बोल सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ड्राइव हुआ है, यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि कैसे JD कैसे आता है, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई है मूवमेंट की, एक तो C डॉट JD मिल गया, एक C प्लस DC प्लस JD मिल गया है, ठीक है, दो सेक्शन पे मिल गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन 2 से सेक्शन 1 को सेपरेट कर रहा हूँ, सेक्शन 2 की इक्वेशन को, ये सेकंड इक्वेशन को 1 इक्वेशन से सेपरेट कर रहा हूँ। तो आप इसको माइनस करके देख लीजिए, m प्लस DM माइनस m इक्वल्स टू, C वाला भी ले सकते हैं आप, टेंशन वाला भी ले सकते हैं, तो T प्लस DT इंटू JD माइनस T इंटू JD। अब ये T वाली इक्वेशन मतलब टेंशन साइड वाली इक्वेशन क्यों ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, DM बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू JD कॉमन आ जाएगा, और T इंटू JD कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब आप इक्वेशन देख लेंगे, बहुत इजी है। फाइनल में हमें एक इक्वेशन मिली है DT इक्वल्स टू DM अपॉन JD, इस वाली से DT मैंने निकाल लिया। तो T क्या चीज है, ये DT क्या चीज है, अब ये इस डायग्राम में देखिए, इसका आ गया DM अपॉन JD, मतलब मूवमेंट अपॉन लीवर आर्म डिस्टेंस। तो T ऑफ कोर्स फोर्स होगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर में होगा, और JD जो है वो डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, तो ये किलो न्यूटन में आंसर आएगा, दैट मींस T इज योर फोर्स। अब ये DT क्या है, अब इस डायग्राम में आप देखिएगा DT, देखिए ये आपका एक सेक्शन है, ठीक है, ये dx डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पर ली थी, dx डिस्टेंस, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। ये dt जो फोर्स है
ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से शेयर डेवलप हो रहा है। ये क्यू दिख रहा है आपको, और शेयर आपका सरफेस पे ही डेवलप होता है। शेयर स्ट्रेस जो होता है वो सरफेस पे डेवलप होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस आप लोगों को पता है कि कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें एक एडिशनल डीटी फोर्स लग रहा है, उसका उसका मैग्नीट्यूड कितना है डीटी फोर्स का, डीएम अपॉन जेडी। तो यही वो डीटी फोर्स है जो एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो ये एक्स्ट्रा फोर्स दिखाई दे रहा है भाई साहब। अगर कहीं पर भी आपकी बीम में एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ, जब फोर्स आया तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो डेवलप करेगा। स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बेंडिंग वगैरह होगी, डिफ्लेक्शंस होंगे, क्रैकिंग आनी शुरू होगी। तो ये वाला फोर्स को कौन बचाएगा? इस फोर्स से। इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम लोगों को शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो रीजन पता चला आपको हम शेयर रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये डीटी फोर्स की वजह से। देखो लिखा भी है दिस अनबैलेंस डीटी फोर्स, दिस इज अनबैलेंस डीटी फोर्स, इसको हम बैलेंस नहीं कर पाए अभी तक का, ठीक है। सो दिस अनबैलेंस डीटी फोर्स इन द रिइंफोर्समेंट causes shear stress in the concrete below neutral axis and reinforcement। तो ये जो DT फोर्स है ये कहाँ पर है, ये इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस होता है कंक्रीट में बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड रेनफोर्समेंट। तो शेयर स्ट्रेस बेसिकली कहाँ पर हो रहा है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड रेनफोर्समेंट में। तो यही वो फोर्स है DT जिसकी वजह से आपको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ी है। ये अनबैलेंस फोर्स है, इसको रेजिस्ट करने के लिए आप लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात वो कि Q अपॉन V, Q इक्वल टू V अपॉन IB, वो कैसे आया, अब आप उसको देख लीजिए। तो अगर Q जो है हमारा शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ है, मान लीजिए Q एक शेयर स्ट्रेस है, डायग्राम में देखिए, इस फोर्स की वजह से, इस की वजह से ये Q शेयर स्ट्रेस हम लोगों का डेवलप हो रहा है इस सेक्शन में, ठीक है। इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से Q जो है ये डेवलप हो रहा है। तो ये मान लीजिए, अब इसको अगर आपको निकालना है, आप कैसे निकाल सकते हैं। So if Q is the shear stress developed, then इसको रेजिस्ट कैसे करेंगे, फोर्स को रेजिस्ट कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया इज फोर्स, ठीक है। सिंपल है, इतना तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। सो सी हियर, this is your Q is your stress into area, area is your B width into dx, dx वो डिस्टेंस है जो हमने अभी उस सेक्शन का दिखाया था मैंने अभी आपको ऊपर। so this is your area into stress, Q into B into dx, this will be your resisting force। इतना resisting force चाहिएगा आपको, इतना इस shear stress को resist करने के लिए। now what you will have to do, you will have to equate these two equations। एक तो dt equals to dm upon jd है, और resisting force जो dt को रेजिस्ट करेगा वो है q इंटू बी इंटू डी एक्स। इनको इक्वेट कर दो, तो q इंटू बी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt, और dt हमारा कितना था, dm अपॉन jd, लीवर आर्म डिस्टेंस। यहाँ से आप सिंपल फाइंड कर लो। q हम लोगों को शेयर स्ट्रेस डेवलप निकालना है, कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट इज q इक्वल्स टू, मूवमेंट तो ऐसे ही रहेगा, jd भी ऐसे रहेगा, b इंटू डी एक्स को नीचे ले आओ, b इंटू डी एक्स नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, v अपॉन बी इंटू जेडी। अब v कैसे आया, अब सिंपल है, मूवमेंट, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर, और dx क्या है, व्हाट इज योर dx, dx इज योर डिस्टेंस, उन दोनों सेक्शन 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, न्यूटन मीटर अपॉन मीटर को मैं कैंसिल करूंगा, तो इट विल गिव मी द यूनिट इन न्यूटन, व्हिच इज यूनिट ऑफ, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, बताइए, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सो dm अपॉन dx जो है, इसको मैंने कैंसिल किया, मतलब मूवमेंट अपॉन डिस्टेंस किया, तो मेरे को फोर्स मिला, और वो फोर्स क्या है, दैट फोर्स इज योर v, विच इज कॉल्ड शेयर फोर्स, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इक्वेशन, शेयर स्ट्रेस इज नथिंग बट शेयर फोर्स अपॉन b इंटू जे डी, ठीक है। और यही चीज मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाई थी कि q की वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो ये q की वैल्यू, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहीं से मिली है आपको, v अपॉन b इंटू जे डी आपको इस इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है। और यही इक्वेशन आपको IS कोड में भी गिवन है, बट वहां पर गिवन है q इक्वल्स टू v अपॉन बी डी, उन्होंने j को निगलेक्ट किया हुआ है इस इक्वेशन में, ठीक है, IS 456 में। So if you'll find in IS 456, you'll get this equation. तो ये हो गया shear stress is equals to shear force upon B into D. और जैसे मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, this shear stress Q equals to V upon B into JD is constant below
न्यूट्रल एक्सेस, ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब वो रीजन समझ में आ गया आपको जिसने क्वेश्चन क्वेरी पूछी थी कि हम लोग ये कांस्टेंट क्यों हो जा रहा है इससे नीचे, है ना। उनकी क्वेरी थी कि ये क्यू की वैल्यू कैसे आ रही है। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है डी टी, उस वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो कि सिर्फ टेंशन वाली साइड में डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये फिर वैल्यू शेयर स्ट्रेस की आ जाती है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो बिलो न्यूट्रल एक्सिस जो है शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो आई होप ये क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए आप लोग, शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज शोन इन, देखिए वी आपका शेयर फोर्स हो गया। दूसरा तरीका, शेयर फोर्स तो आप इजीली निकाल भी सकते हो, वैसे आपको गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो फोर्स क्या होता है, दिस इज शेयर फोर्स V इक्वल्स टू, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। दिखाओ, मैं यही इक्वेशन मैं आपको दूसरी तरीके से भी बता सकता हूँ शेयर फोर्स की तरह। तो शेयर फोर्स आप ले लो विड्थ ऑफ द सेक्शन इनटू एरिया, एरिया ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम। शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपको पता है कैसे होता है, विद शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपको फिर से दिखा देता हूँ अगर आपके दिमाग से हट गया हो। सो दिस इज योर, दिस वन इज योर शेयर स्ट्रेस डायग्राम। अब इसको आप देख लो, ये कैसा है, नीचे ये रेक्टेंगल है, इस डायग्राम का एरिया बोल रहा है वो, इस डायग्राम का एरिया निकाल सकते हो आप। देखो ये तो फिक्स है, Q इंटू डी माइनस एक्स है, ये तो रेक्टेंगल सेक्शन हो गया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, Q इंटू डी माइनस एक्स है। और ये ऊपर वाला पैराबोलिक सेक्शन है, और पैराबोला का क्या होता है 2/3 इंटू एक्स ए इंटू क्यू। अब देखिए सेम यही चीज यहाँ पर नीचे लिखी गई होगी। So shear force is your width of the section, that is B. Width कितनी है, B है। Area of the shear stress diagram, area देखिए Q into D minus X है, ये नीचे रेक्टेंगल वाला हो गया, प्लस जो ऊपर पैराबोलिक पोर्शन है वो कितना था, Q into X का 2/3, तो 2/3 क्या होता है पैराबोला, ये इसका एरिया हो गया। तो टोटल आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डायग्राम का एरिया इंटू विड्थ करोगे, इससे भी आपका निकल आएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करो तो ये देखो ये इक्वेशन जो रिड्यूस हो रही है, d माइनस एक्स ए बाई 3 को हम लोग बोलते थे JT। ठीक है, दिस वाज योर लीवर आर्म डिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू BQ इंटू JT, सिंपल। अब आपको क्या निकालना था, Q मतलब शेयर स्ट्रेस निकालना था, तो शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू V यही रहेगा, V अपॉन JT नीचे चला जाएगा। ये सेम वही इक्वेशन आपको मिल गई है जो अभी IS कोड 456 में हम लोगों ने ऊपर ड्राइव की थी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरफ से निकाल के बता दिया है। शेयर फोर्स के तरीके से अगर आप निकालना चाहें तो भी सेम इक्वेशन मिल रही है, Q इक्वल्स टू V अपॉन BJD। और अगर आप वो अनबैलेंस DT फोर्स की तरफ से निकालना चाहें तो भी आपको Q इक्वल्स टू V अपॉन B इंटू JD मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला सेम आना है, राइट। सो IS 456 में यही डेफिनेशन, यही इक्वेशन गिवन है आप लोगों को, ये इजीली आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिजाइन पे। अब हम लोग बीम को कैसे डिजाइन करेंगे अगर उसमें शेयर है तो। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि शेयर कैसे आ रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है, और उसको हम कैसे रेजिस्ट करेंगे। उसको हम शेयर एनफोर्समेंट से रेजिस्ट करते हैं। अब देखिए बीम जब हम बना रहे हैं तो कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो IS 456 ने क्या क्या रिकमेंड किया हुआ है। पहली चीज, हाउ द शेयर फोर्स इज कैलकुलेटेड, शेयर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। डिजाइन शेयर फोर्स शुड बी कैलकुलेटेड एट d डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। और d क्या था, d कौन सी डिस्टेंस होती थी, ध्यान है, स्मॉल d किसको बोलता था मैं, दिस वन वाज योर कैपिटल D, ओवरऑल डेप्थ जो होती थी यहां से यहां तक का। ठीक है, ये ऐसे दोबारा बताना नहीं चाहिए मुझे इतना बहुत। और ये आपका रेनफोर्समेंट्स है, यहाँ पे 2 3 मान लीजिए यहाँ पर रेनफोर्समेंट्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की, टॉप से लेके सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक की डिस्टेंस क्या होती थी हमारी, दिस वन वाज योर इफेक्टिव डेप्थ D, स्मॉल d, दिस वन। तो ये क्या है, शेयर फोर्स जो है वो शुड बी कैलकुलेटेड एट d डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। नाउ सी दिस इज योर बीम, ये सपोर्ट के ऊपर है, किसी सपोर्ट के ऊपर रखी हुई है बीम, 2 सपोर्ट दिख रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो भी आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, वो इस जगह से कैलकुलेट करोगे जो d डिस्टेंस की दूरी पे हो। d डिस्टेंस कितना है, इफेक्टिव डेप्थ जो है बीम की, उतनी दूरी पे हो जो यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस सेक्शन को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर, मतलब जब शेयर होएगा ना तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा।
ठीक है, इस पोर्शन में सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। अभी ये चीज आप ध्यान रखना, मैंने आपको बताया यहाँ पर इफेक्ट करेगा, तो मैं यहीं पर भी सबसे ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के, आप पूछेंगे मुझसे कि सर इस सेक्शन में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका आंसर यही होगा कि सबसे क्रिटिकल सेक्शन ये वाला रहता है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, शेयर रेनफोर्समेंट इस पोर्शन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस वाले एरिया पे, डी डिस्टेंस पे। ठीक है, वो आगे चल के आप देखेंगे। तो पहला क्राइटेरिया तो इसने ये बता दिया, शेयर फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए आपको क्रिटिकल सेक्शन पे। नेक्स्ट इज योर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इट इज द शेयर स्ट्रेस वैल्यू डेवलप्ड इन द सेक्शन। किसी भी सेक्शन में जो भी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी उसको हम टाउ वी से दिखा रहे हैं। जिसको मैं क्यू से दिखा रहा था ना, वो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ से दिखा रहा हूँ मैं शेयर स्ट्रेस। तो आप कहीं पे भी देखो वी यहाँ पर देख लोगे ना, तो उसका मतलब स्ट्रेस होता है, समझ जाना नोटेशन में। ठीक है, जैसे ये कैपिटल वी है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, शेयर फोर्स है ना। और ये स्मॉल वी है, मतलब ये भी शेयर से रिलेटेड, और टाउ का मतलब तो स्ट्रेस होता है, तो ये शेयर स्ट्रेस है। मतलब Q इक्वल टू वी अपॉन बीजेडी था ना, वही चीज है। Q की जगह मैं टाउ भी लिख रहा हूँ, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को टाउ से मैं दिखा रहा हूँ। शेयर स्ट्रेस को बेसिकली टाउ से दिखाया जाता है, वो मैंने Q से दिखाया था, आप चाहें तो टाउ से भी दिखा सकते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज सेम, Q और टाउ जो है ये सेम है। तो वो जो इक्वेशन थी Q इक्वल टू वी अपॉन बी डी, वही सेम है, टाउ इक्वल टू वी अपॉन बी डी। ठीक है, दिस वॉज योर इक्वेशन। अब नेक्स्ट चीज जो आईएस कोड बोलता है दैट इज योर टाउ वी, मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो है वो कभी भी टाउ सी मैक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब टाउ सी मैक्स क्या है, टाउ सी देखो, वी तो शेयर के लिए यूज करते हैं हम लोग, सी किसके लिए यूज करते थे आज तक हम लोग, कॉन्क्रीट के लिए यूज करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट जितना मैक्सिमम झेल सकता है उससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो डेवलप हो रहा है वो कंक्रीट का जो मैक्सिमम झेलने की क्षमता है स्ट्रेस को, शेयर स्ट्रेस को, उससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग एक चीज प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है, आपकी बीम में शेयर डेवलप हो रहा है, ठीक है, आप उसको, उस शेयर को रेजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सरिया डाल रहे हो, शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि उस सेक्शन में, उस बीम में आखिरकार कंक्रीट भी तो है, कंक्रीट भी तो है एक मटेरियल, तो कंक्रीट में भी तो कुछ क्षमता होती है, वो भी तो शेयर को रेजिस्ट कर सकता है, समझ रहे हो। तो वही वाली बात है कि किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से जो है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस बीम में डेवलप हो रहा है, वो कभी भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेस की क्षमता से बाहर चले जाए, समझ रहे हो। तो ये चीज हम लोगों को इंश्योर करनी पड़ेगी। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब आप इसको डिजाइन करेंगे तब इजी हो जाएगा, ये आगे चल के आप देखेंगे। तो बस एक चीज ये ध्यान रखना, जो हमारा शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कभी भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो कंक्रीट का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर ये कितना होता है, ये टेबल में गिवन है, मैं आपको आगे चल के दिखा रहा हूँ। टाउ सी मैक्स याद रखना, ठीक है, कंक्रीट में मैक्सिमम जो है। फिर एक टर्म आता है डिजाइन में, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो टाउ सी से मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम हो गया, जो मैक्सिमम है, और ये टाउ सी है जो कि डेवलप हो रहा है, जो कि उस कंक्रीट के सेक्शन में डेवलप हो रहा है। अब ये दो केसेस में आता है, जब हमारी विदाउट शेयर एनफोर्समेंट, जब हम लोगों ने शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की है, तब कितना टाउ सी की वैल्यू होगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शेयर एनफोर्समेंट, इट इज टाउ सी। इट डिपेंड्स अपॉन, दो चीज पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड परसेंट टेंशन रेनफोर्समेंट। तो दो चीजें, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट क्या होता था, कौन से होते थे, मिक्स जो हम बोलते थे ग्रेड, M20 M25 है ना, जो भी होते थे M20 M25 M30, एक तो इस पे डिपेंड करेगा, और परसेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, कितना परसेंट ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, अब आपको ये देखिए टेबल गिवन है, टाउ सी अगर आपको निकालना है, ये आईएस कोड में आपको गिवन है, रटने की जरूरत नहीं है, कोड आपके हाथ में होगा, कोड में आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी टाउ सी। ठीक है, तो आप परसेंटेज ऑफ स्टील देखिएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है आपको, कितना परसेंट स्टील प्रोवाइड किया गया है, जो भी आपका आंसर आएगा 15 25 0.50 0.75, मतलब इतना परसेंट दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप WSM मेथड से कर रहे हैं तो ये वैल्यूज हैं, LSM से कर रहे हैं तो ये हैं। ये मैंने सिर्फ अभी M20 और 25 के लिए दिखाया है, कोड में आपका M30 और आगे के लिए भी दिखाया गया होगा। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाउ सी की वैल्यू ये आ गई है 0.1 0.19, LSM में 0.28 0.29, WSM में 0.22 और 23। आप फिर निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको परसेंट स्टील 0.27 आ गया या 0.30 आ गया और ये 0.50 है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
उसी तरीके से आप देखेंगे एलएसएम में ये वैल्यूज थोड़ा सा ज्यादा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यूएसएम के कॉरस्पॉन्डिंग एलएसएम में ज्यादा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे पूछेगा कि डिजाइनेड बाय डब्ल्यूएसएम मेथड और एलएसएम मेथड, जिससे भी बोलेगा आप उसके हिसाब से टेबल, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टेबल आप देख लो। ठीक है, तो टाउ सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। टाउ सी क्या था? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, सी लिखा है ना तो कॉन्क्रीट होगा, और टाउ क्या है हमारा? शेयर। तो शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, जब तक हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉन्क्रीट की भी अपनी कुछ क्षमता होगी शेयर को रेजिस्ट करने की। ठीक है, एंड शेयर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट विद शेयर रिइंफोर्समेंट, जब हम शेयर रिइंफोर्समेंट डाल देंगे उसके बाद वो हो जाएगा टाउ सी मैक्स, मतलब ये मैक्सिमम वाला बोलेंगे। तो ये इसका भी टेबल 24 और टेबल 20 में गिवन है। अगेन डिपेंड करता है कि आप डब्ल्यूएसएम मेथड से कर रहे हो कि एलएसएम मेथड से कर रहे हो। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है, M15, M20, M25, M30, M35, M40 सबकी वैल्यू गिवन है। देखो इसकी 1.6, 1.8, 2.5, 2.8। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी टाउ सी मैक्स की आ जाएगी। तो अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, जस्ट पहले एक कंडीशन बताई थी कि जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा टाउ वी, ये कभी भी टाउ सी मैक्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में इन वैल्यूज से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप M20 के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो ये 1.8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब टाउ वी जो आपका आएगा। और टाउ वी क्या होता था? टाउ वी अभी आपने निकाला था V अपॉन बी इंटू डी, बी इंटू जे डी, वो आपका टाउ वी था। आप इसको निकाल लो, इट शुड नेवर एक्सीड दिस। अगर आप M20 के लिए डिजाइन कर रहे हो तो 1.8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, M25 के लिए डिजाइन कर रहे हो तो 1.9 से ऊपर नहीं जानी चाहिए कहीं। ठीक है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। मान लो कि अगर ये इसके ऊपर सर ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी हमें? नहीं, ये आईएस कोड में गिवन है। देखो ना मैंने टेबल लिखा है ना, ये टेबल नंबर 24। अगर आप आईएस कोड 456/2000 खोलोगे, उसमें टेबल नंबर 24 देखोगे तो ये चीज की टेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो जो चीज मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप आईएस 456/2000 भी अपने साथ रखिए। जब आप घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, या जब ये टेक्निक के थ्रू आप दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे तो यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज। ठीक है, और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेबल के साथ ही चलिए, मतलब जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाओगे इसके आगे चल के, तो आप वो टेबल हमेशा रखिए। एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपको पहले से पता रहेगा कि ये टेबल मुझे कहाँ मिलनी है, ये वाली टेबल मुझे, इससे पहले भी मैंने कई चीज बताई आपको आईएस कोड में। ठीक है, तो वो सब की सब चीज आपको कोड के हिसाब से डिजाइन करना है। एंड इट इज परमिसिबल टू टेक IS 456/2000 इन योर एग्जाम रूम। आप एग्जाम रूम में आईएस कोड ले जा सकते हो, बशर्ते आपने उसमें कुछ भी पेन से ना लिखा हो और उसमें कोई भी आपने चेंजेस या टेम्परिंग ना की हो। अगर आपने की होगी तो आप सीधे क्लास से एग्जाम से बाहर हो जाओगे। आप बिल्कुल रॉ अपना वो ले जा सकते हो। नहीं तो कुछ एग्जाम सेंटर्स में ऐसा होता है कि आपको लाइब्रेरी से एग्जाम में 456/2000 कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वहीं पर ऑन द स्पॉट प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर अवेलेबल है। सो जब भी आप डिजाइन ऑफ आरसी एलिमेंट्स की बुक खोलें या पढ़ें तो हमेशा अपने साथ में कोड रखें और देखिए कि कौन सी टेबल कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने ये थैंक यू सर। ओके वेलकम। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है ना बीम में, वो कभी भी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम कंक्रीट का शेयर स्ट्रेस लेने की क्षमता है। मतलब भाई उससे ज्यादा हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर भी मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू ज्यादा आ गई तो अब आप क्या करोगे? तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको फिर से अपना सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिवाइज द सेक्शन। और रिवाइज कैसे कर सकते हो? यू विल हैव टू चेंज द साइज। और मैंने साइज ही क्यों बोला? क्योंकि देखो शेयर स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा था? सॉरी, शेयर स्ट्रेस टाउ वी, शेयर स्ट्रेस इसका फॉर्मूला क्या था? टाउ वी इक्वल्स टू, इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल है, V अपॉन बी इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था। तो जो शेयर स्ट्रेस है ये टाउ है, टी नहीं है, टाउ है, टाउ वी। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो ना, विड्थ पे डिपेंड कर रहा है और इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसकी डेप्थ या विड्थ चेंज करते हो तो ऑफ कोर्स शेयर स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपको टाउ वी टाउ सी मैक्स से नीचे रखना है हमेशा, तो आप कर लो। इसकी वैल्यू आपको घटानी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी इंटू डी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। समझ गए? मतलब आपको जो सेक्शन है उसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा या उसकी इफेक्टिव डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, तब अपने आप ऑटोमेटिकली ये टाउ वी जो शेयर है कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सेक्शन रिवाइज करना पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये कंडीशन, जो भी शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है आपकी बीम में वो कभी भी
शेयर स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट मैक्सिमम जो गिवन है टेबल में, इसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट। मिनिमम कितनी शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपका चेक करने का है। ASV, SV जहां पर भी लिखा होगा, V से आप समझ जाना शेयर है। ठीक है, और A आपको पता है एरिया है, एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट SV से दिखाया है, अपॉन B विड्थ ऑफ द सेक्शन इनटू SV। SV इज योर स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग क्या होती है, मान लीजिए ये एक रेनफोर्समेंट लगी है, ये एक लगी है। ठीक है, तो इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी इन दोनों हर एक के बीच की, यहां से लेके इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर स्पेसिंग। तो ये शेयर V लगा दिया, मतलब ये क्या है, शेयर एनफोर्समेंट की स्पेसिंग की बात होगी, और कोई एनफोर्समेंट की नहीं, शेयर एनफोर्समेंट की स्पेसिंग की बात होगी। तो इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0.4 अपॉन 0.8 FY। ये आपका पेज नंबर 84 पे गिवन है, IS कोड पे क्लॉज 26(5) 1.6 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी है आपको, इतनी। मतलब मिनिमम का मतलब क्या होता है कि इतनी तो प्रोवाइड आपको करनी ही पड़ेगी, कोई भी कंडीशन में ये फेल नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मान लो कि शेयर एनफोर्समेंट, मान लो शेयर आ ही नहीं रहा है किसी बीम में, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो शेयर नहीं हो रहा है, या फिर जो कंक्रीट है उसका शेयर रेजिस्ट करने की ताकत ज्यादा है, तो मैं शेयर एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करूँ। ये भी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मान लो शेयर बहुत कम है या जीरो है, तो मैं क्यों प्रोवाइड करूँ फिर शेयर एनफोर्समेंट, खाली खर्चा है तो, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि IS कोड बोलता है भले ही आपका शेयर कम हो या फिर ना के बराबर ही क्यों ना हो, फिर भी आपको कुछ मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब आपने देखा होगा कोई भी सेक्शन होगा, मान लो ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है कॉलम का, और ये आपको मेन एनफोर्समेंट दिख रही है चार कोने पे बड़ी बड़ी। ठीक है, ये टॉप से दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए आपको ये गोल दिखेंगी। तो कभी भी आपने देखा होगा किसी भी कॉलम को सिर्फ क्या ऐसे सरिया छोड़ देते हैं, कभी नहीं छूटी होती, हमेशा शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है उसमें, है ना। इस तरीके से बांधी जाती है कि नहीं बांधी जाती है, देखा होगा आपने, चाहे बीम के केस में देख लो चाहे उसमें देख लो, है ना। हमेशा यहाँ पर से ये एनफोर्समेंट्स बांधी गई होती है ना। तो कोड ये बोलता है कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही शेयर कम हो, शेयर ना भी हो, तो भी आपको एक थोड़ा सा मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको ये प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ताकि इसको स्टेबल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितनी है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये इतनी तो मिनिमम आपको प्रोवाइड करनी है, इससे कम आप नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज्यादा करोगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका खर्चा पड़ जाएगा, बात अलग है, लेकिन इससे कम आप नहीं कर सकते। IS कोड कहता है कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, अगर उसमें कोई शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं भी हो रहा है तो भी, या कम हो रहा है, कंक्रीट से भी कम हो रहा है तो भी आपको ये डेवलप करनी ही पड़ेगी शेयर। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। डिजाइन कैसे करेंगे आप, इसके स्टेप्स देख लीजिए। ठीक है, कल डिजाइन करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ स्टेप जान लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस। ये आपको पता है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राइव कर चुके हैं हम लोग, दैट इज टाउ V इक्वल्स टू V अपॉन BD। ठीक है, सबसे पहले तो टाउ V की वैल्यू निकाल लो। टाउ V के निकलते ही आपको क्या पता चल गया कि हमारी बीम में शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी पड़ेगी, परसेंटेज ऑफ स्टील। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी थी, परसेंटेज ऑफ स्टील की जरूरत किस लिए पड़ी थी, इस टेबल में पड़ी थी, याद है। ये देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में टाउ C की वैल्यू देखूंगा, मतलब कि मेरा कंक्रीट की क्षमता कितनी है शेयर स्ट्रेस झेलने की। ठीक है, तो मैं ये यहाँ से निकाल लूंगा। तो मैं परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाल सकता हूँ, बहुत आसान है। कितनी परसेंट स्टील प्रोवाइड किया मैंने, तो परसेंटेज विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। टेंशन में मैंने कितनी स्टील प्रोवाइड किया अपॉन B इंटू D, मतलब विड्थ इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ये एरिया हो गया, इंटू 100, तो ये मेरा परसेंट निकल जाएगा। मतलब टोटल एरिया में से कितना एरिया मेरा स्टील का है, वो मेरा परसेंटेज आ गया। अब मान लीजिए मेरा परसेंटेज आ गया 0.50। ठीक है, तो मैं अब इस टेबल पे जाऊंगा, देखूंगा कि मेरा परसेंट आ गया 0.50। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में टाउ C की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं M25 के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.31। अगर मैं WSM से कर रहा हूँ, LSM से कर रहा हूँ, तो मेरी M25 की वैल्यू जाएगी 0.49। ठीक है, ये वैल्यू मैं रख लूंगा, तो मेरे को पता चल गया मेरी टाउ C की वैल्यू कितनी है, दिस विल बी माय वैल्यू ऑफ टाउ C। अब यार एक थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है, तो ये फाइंड आउट कर लोगे आप टाउ C की वैल्यू फ्रॉम टेबल, यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस। ठीक है, ये टेबल से आप टाउ C निकाल लिया।
तो अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये शेयर स्ट्रेस था जो डेवलप हो रहा है बीम में, टाउ वी। ये टाउ सी है जो शेयर स्ट्रेस कंक्रीट झेल सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी टर्म में मैं और बताऊं आपको। तो मान लीजिए आपकी प्लेट में है 10 गोलगप्पे, ठीक है, और आपकी खाने की क्षमता है 20 गोलगप्पों की, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताइए। आप खा लोगे ना आराम से? यस सर। आपकी प्लेट में 10 गोलगप्पे रखे हैं, अब भाई आपकी क्षमता जो है वो कितनी है, 20 गोलगप्पे खाने की, तो आप खा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मतलब आपको शेयर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको गोलगप्पों की जरूरत दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि आपकी प्लेट में 25 गोलगप्पे रख दूं लेकिन आपकी कैपेसिटी 20 खाने की है, तो बाकी बचे हुए 5 का क्या करोगे? अपने दोस्त को खिलाओगे ना, उससे कहोगे ना मेरी मदद कर, उसको बोलोगे कि आप यार तू खा ले 5, मैं तो 20 ही खा सकता हूँ। तो वो क्या है, वो आपका शेयर है, वो दोस्त जो आपका है वो शेयर इन्फोर्समेंट है, वो आपको हेल्प कर रहा है वो बचे हुए 5 को पचाने की। ठीक है, तो इससे इससे बड़ी एग्जाम्पल मैं नहीं देख सकता। तो अब आप यही देखिए, टाउ वी इज योर शेयर फोर्स, जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कितना है, टाउ वी है। टाउ सी कितनी क्षमता है जो कंक्रीट झेल सकता है। ठीक है, तो अगर मेरा जो जनरेट हो रहा है शेयर स्ट्रेस वो कंक्रीट की क्षमता से कम है, इतना जनरेट हो रहा है, मान लो 10 जनरेट हो रहा है और क्षमता 20 की है, तो क्या मुझे शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या? उतना शेयर तो कंक्रीट ही झेल जाएगा ना, कंक्रीट में भी तो क्षमता है झेलने की, उतने गोलगप्पे तो आप ही खा जाओगे ना। ये मान लो ये 10 आ रहा है और कंक्रीट की शेयर झेलने की क्षमता 20 है, तो क्या आपको शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है, आपको अपने दोस्त को बुलाने की जरूरत है? नहीं है। आ रहे समझ में सर कॉन्सेप्ट? सर सर हाँ एक जी। सर जो हाँ मतलब कह रहे हो कि मतलब कंक्रीट मतलब वो शेयर को हाँ झेल, तो हाँ सर मतलब क्योंकि सर वो सेक्शन तो आरसीसी है, हाँ। तो सर हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि आरसीसी उस शेयर को झेल लेगा, हम कंक्रीट क्यों बोल रहे सर? क्योंकि मतलब कंक्रीट। देखिए, जो नहीं, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, आप एक चीज देखो ना, जो हम डिजाइन कर रहे हैं शेयर इन्फोर्समेंट वो क्या है, वो इन्फोर्समेंट ही तो है। आप देखो आरसीसी का मतलब क्या होता है, आरसीसी का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसमें तीन ही चीज होती है कि रेनफोर्समेंट और कंक्रीट, दो चीज आपकी मिक्स होती है। ठीक है, तो उसमें दो ही चीजें आपकी, एक कंक्रीट है एक रेनफोर्समेंट है। तो अगर कोई चीज को कंक्रीट झेल रहा है तो हमें उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं झेल पा रहा है तो हम उसमें रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। देखो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, मैं कंक्रीट में रेनफोर्समेंट क्यों डाल रहा था? भाई कंक्रीट की बीम तो मैं ऐसी भी बना सकता था, क्योंकि मेरा कंक्रीट टेंशन नहीं झेल पा रहा था, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, उसमें रेनफोर्समेंट डाली। डाली थी कि नहीं डाली थी? तो हम लोगों ने जब उसमें सब्स्टिट्यूट किया रेनफोर्समेंट, तो हमारी हमने देखा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है उसकी कंक्रीट की, बिकॉज ऑफ दिस रेनफोर्समेंट, मतलब बीम की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। तो उसी तरीके से आप इसमें देखिए, जब शेयर डेवलप हो रहा है, शेयर क्यों डेवलप हो रहा है आपको पता है ना? तो शेयर मान लीजिए 10 का डेवलप हुआ और आपका कंक्रीट 20 झेल सकता है, सिंपल इस तरीके से रखिए, 20 झेल सकता है, तो क्या आपको शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन अभी जस्ट मैंने अभी से 6 मिनट पहले ये बताया था आपको कि अगर आपको शेयर डेवलप नहीं भी हो रहा हो तो भी आपको इवन इन दिस केस आपको मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये आईएस कोड का प्रोविजन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहोगे कि सर ये तो 10 था और ये 20 था, तो कंक्रीट ने झेल दिया, मिनिमम रेनफोर्समेंट और शेयर रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर मान लीजिए अगर टाउ वी जो हमारा जनरेट हो रहा है वो कंक्रीट की झेलने की क्षमता से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए मैंने बोला था 25 है, हमारा 25 डेवलप हो रहा है और कंक्रीट कितना झेल पाता है, शेयर स्ट्रेस 20 का झेल पाता है, मतलब आपको क्या करना है, आपकी प्लेट में 25 गोलगप्पे हैं, आपकी क्षमता 20 की है, तो आप क्या करोगे, बचे हुए 5 गोलगप्पे क्या करोगे, अपने दोस्त से बोलोगे कि खा ले, तो वो दोस्त कौन है आपका, शेयर एनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसके लिए आप शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करते हो। सो फॉर दिस 5 जो बचेंगे इसमें 25 माइनस 20, जो 5 बचेंगे नेट, उसके लिए आप शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करते हो। तो उसी तरीके से लिखा है नेट शेयर फोर्स VS फॉर डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। तो आप ये VS कैसे निकालोगे, जितना शेयर फोर्स था, ठीक है, माइनस कंक्रीट का जितना शेयर फोर्स झेलने की क्षमता है उसको आप निकाल लोगे, उसको माइनस करोगे तो V इक्वस टू VC। VC क्या होता है, टाउ सी इंटू बी डी।
ये कैसे निकला, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू वी अपॉन बी डी होता है ना, तो ये आप अब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वी की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल। और टाउ की वी की जगह में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, शेयर फोर्स इक्वल टू टाउ इंटू बी डी, वही वाला फॉर्मूला है जो मैंने लिखा था अभी, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन बी डी। ठीक है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो आप, बी डी कॉमन आ गया, बाहर रख लो इसको। तो दिस इज योर शेयर फोर्स, ये वो एक्स्ट्रा शेयर फोर्स है जिसके लिए आपको शेयर एनफोर्समेंट लगानी पड़ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया अगर टाउ भी आपका टाउ सी से कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे उसमें। लेकिन अगर टाउ भी ज्यादा आ गया टाउ सी से, कंक्रीट से, तो आपको फिर शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी शेयर एनफोर्समेंट। और आप इस तरीके से बचे हुए शेयर फोर्स के आप देख लोगे। ठीक है, इसको अगर आप सिंपल तरीके से देखो तो मान लो कि 200 शेयर फोर्स 200 आपका जनरेट हो रहा है, वी जो है वो जनरेट शेयर फोर्स है, 200 किलो न्यूटन जनरेट हो रहा है, कंक्रीट झेल सकता है 150। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई जैसे हमने एक पहले भी एग्जाम्पल देखा था। तो ये शेयर फोर्स जो है कंक्रीट झेल सकता है 150, तो बचा हुआ 50 कौन झेलेगा, वही ये शेयर एनफोर्समेंट झेलेंगे। ठीक है, वही वाली बात हो गई, 200 माइनस 150 करोगे तो जो बचा हुआ 50 है वो शेयर एनफोर्समेंट आप झेलेंगे। ठीक है, इस 50 के लिए, इस 50 किलोमीटर के लिए आपको शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करनी है। ठीक है, अब आप सिंपल देखिए, डिजाइन ऑफ अ वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट, ये वर्टिकल शेयर एनफोर्समेंट है। पहले आप सेक्शन देख लीजिए, ये बीम है, बड़ी सी बीम है, ये किसी कॉलम पे सपोर्टेड है। ठीक है, हर बीम कॉलम पे ही सपोर्टेड होती है। ठीक है, ये मेन रेनफोर्समेंट्स लगी हुई हैं जो लंबी लंबी आपको दिख रही है अलोंग द लेंथ। और जो ये आपको वर्टिकल खड़ी हुई दिख रही है ना, ये आपकी क्या है, इनको बांधने के लिए शेयर रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो अगर आप सामने की तरफ से देखोगे, मतलब फ्रंट व्यू देखोगे इसका, तो आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, है ना। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये आपका बीम है, ये आपकी रेनफोर्समेंट्स लगी हुई हैं, जो कॉर्नर्स पे ये लगी हुई हैं, जो आपको दिख रही है ऊपर और नीचे, ये वो रेनफोर्समेंट है जो आपको, अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ से काटूं तो आपको ये 2 डॉट दिखेंगे ऊपर नीचे, तो ये वो डॉट्स है। और ये शेयर रेनफोर्समेंट कैसी है, यहाँ पर से मुझे ऐसी दिख रही है और यहाँ मुझे कैसे दिखेगी, इस तरीके से, जिसने इनको बांध रखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ साइड से देखूं, इस तरफ से देखूं, मतलब फ्रंट व्यू देखूं इसका, तो मुझे कैसे दिखेगा, ये 2 डॉट मुझे लंबे दिखेंगे और ये वाला मुझे सीधा दिखेगा। तो यही चीज है, ये वर्टिकल खड़ी हुई दिख रही है मुझे शेयर रेनफोर्समेंट, और ये मेन रेनफोर्समेंट है। तो जैसे मैंने बताया था ASV मतलब शेयर रेनफोर्समेंट का एरिया, ये सारी शेयर रेनफोर्समेंट है, जितनी मैंने खड़ी की है यहाँ पर शायद शेयर रेनफोर्समेंट। और जो SP है वो मैंने बताया था स्पेसिंग है शेयर रेनफोर्समेंट की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या किसी के भी बीच की डिस्टेंस आप ले लो, वो आपकी स्पेसिंग है। और डी मैं क्यों ले रहा हूँ, मैंने बताया था आपको कि मैं हमेशा उस जगह पे देखता हूँ जहां पर से मेरा फ्रॉम द सपोर्ट से डी पे मैं हमेशा शेयर फोर्स निकालता हूँ, बिकॉज दिस इज माई क्रिटिकल सेक्शन। सबसे ज्यादा शेयर का इफेक्ट यहीं पर ही होता है, मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, इसलिए मैं डी डिस्टेंस पे देखूँ। तो अगर आपको फिर शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है तो बहुत आसान है, अब आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। सो वी इज योर फोर्स, मतलब शेयर एस लिखा हुआ है तो वी इज योर फोर्स। फोर्स क्या होता है, एरिया इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस टाउ वी या सिग्मा वी किसी से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एरिया इनटू दिस कर लीजिए आप, नंबर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार्स, कितनी बार्स है ये सारी की सारी जितनी भी बार, और इनको कैसे काउंट कर सकते हैं हम, जितनी ये डिस्टेंस है d अपॉन दिस स्पेसिंग करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, वो बहुत इजी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो n की जगह पे आप d अपॉन स्पेसिंग रख सकते हो। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP इधर ले जाओ, d इंटू ये अपॉन VS नीचे की तरफ आ जाएगा, दिस इज इन योर WSM। और अगर आप LSM से डिजाइन कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ASV वैसी रहेगा, एरिया ऑफ स्टिरप्स, स्टिरप्स भी बोलते हैं इसको और शेयर एनफोर्समेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर स्टिरप्स लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज योर स्टिरअप ओनली। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसको आप शेयर एनफोर्समेंट या स्टिरअप भी बोल सकते हो, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, बेसिकली ये वाली अंदर वाली, दिस इज योर शेयर एनफोर्समेंट। और स्टिरअप भी लिखा होगा या टाई बार भी लिखा होता है कई जगह पे, ये सब एक ही मतलब है। और अगर आप LSM से कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, सिग्मा SP जो रिप्लेस हो जाएगा 0.87 FY से रिप्लेस हो जाएगा बस, और फॉर्मूला रिमेन सेम। ठीक है, आप स्पेसिंग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसको इंक्लाइन वो क्यों कर रहे हैं, हम लोग वर्टिकली क्यों लगा रहे हैं, हम लोग इंक्लाइन क्यों नहीं लगा रहे हैं। इंक्लाइन भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, कई जगह पे आपने देखा होगा
इंक्लाइन तरीके से, तिरछे तरीके से भी बांधी होती है शेयर इन्फोर्समेंट। तो उसमें फॉर्मूला सेम रहता है, वही जो ऊपर वाला फॉर्मूला, बस फर्क इतना है इसमें एंगल जुड़ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये अल्फा जो है इसके बीच का एंगल है, जो आपकी मेन इन्फोर्समेंट और शेयर इन्फोर्समेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा, वो जुड़ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला है, सिग्मा एस बी परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेस है उसकी जगह पे 0.87 एफ आई आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आप जोड़ देंगे। सो दिस विल रिमेन योर WSM एंड LSM मेथड के लिए आप निकाल सकते हैं। अगर आपका इंक्लाइन दे दिया उसने, मान लीजिए एग्जाम में उसने पूछ लिया आपको कि इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट है, ठीक है, तो आप इस तरीके से बस अल्फा और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ऐड कर देना, उस फॉर्मूले में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, ये देखिए मैंने आपको बताया था ये एक सेक्शन है, ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट है जो आपको डॉट की तरीके से दिखाई दे रही है, या आपका शेयर रेनफोर्समेंट है जो जिसने इसको बाहर रखा है बाहर से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपको शेयर ASV मतलब एरिया ऑफ द शेयर रेनफोर्समेंट निकालना है, शेयर रेनफोर्समेंट का एरिया निकालना, मतलब इस वाले ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इस वाले का आपको एरिया निकालना है, इस वाली का बाहर का। तो आप कैसे निकालोगे, एरिया आपको पता है क्या होता है, π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। ये मैंने 5 से दिखाया है बिकॉज दिस इज योर शेयर का डायमीटर, ये वाली जो सरिया है इसका डायमीटर है। ठीक है, तो π/4 इंटू d स्क्वायर तो होता ही था एरिया। n मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये n को बोलते हैं नंबर ऑफ लेग्स। अब लेग क्या होते हैं देखिए, इस वाली को मैं बोलूंगा 2 लेग्ड शेयर रेनफोर्समेंट, क्योंकि एक और ये 2 दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे बीम में कॉलम में ज्यादा रेनफोर्समेंट भी होती है, ऊपर से 4 है, यहाँ पर भी है, बीच में भी है, मान लो कुछ है ना, उसको आप अगर इतना ज्यादा बड़ा होता है तो आप किस तरीके से करते हो, बाहर पे एक शेयर रेनफोर्समेंट लगाते हो और अंदर वाले के लिए भी मिक्स करके एक शेयर रेनफोर्समेंट लगा देते हो। इसका एरिया आपको निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 5 स्क्वायर इनका एरिया हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ लेग्स, बट इसमें लेग्स बढ़ जाएंगे। लेग्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड 4 लेग्ड शेयर रेनफोर्समेंट एंड दिस वन इज योर 2 लेग्ड शेयर रेनफोर्समेंट। बस फर्क कितना है, ये 4 लेग्ड शेयर रेनफोर्समेंट कहलाएगी, 1 2 3 4 है, और 2 लेग्ड शेयर रेनफोर्समेंट। तो कभी भी एरिया निकालोगे तो लेग्स भी काउंट कर लेना कितने हैं, 2 लेग वाला है कि 4 लेग वाला है, कितने हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स से मल्टीप्लाई कर लोगे, दिस विल गिव योर एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, ASV इस तरीके से आप निकाल सकते हो आराम से। तो ये सारे के सारे डिजाइन के तरीके थे। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, ये मेरा लास्ट रहेगा आज के लिए, फिर कल हम लोग डिजाइन करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। एक होता है बेंट अप बार्स। ठीक है, अगर कभी आप साइट पे जाओगे ना, जहाँ पर कहीं पर बीम पड़ी होगी, आप देखना कि उसमें आपको ये तिरछे बार्स भी दिखाई देते हैं। कभी कभी आपने देखा है एंड पे तिरछे बार दिखाई देते हैं, ऐसे ऊपर को उठाया होता है, यहाँ से ऊपर उठाया होता है ना, ये आपने कॉमनली देखा होगा। कभी अगर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चला होगा तो देखना, आपको जो ठेकेदार है या डिजाइनर जो है वो इस तरीके से भी डिजाइन करता है बीम में, ये नीचे से ऊपर की तरफ बार्स को उठा देते हैं, बेंड कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, ये इसी एरिया में ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल होता है बिल्कुल, किसके पास, जहाँ पर कॉलम है, जहाँ पर बेंट ये है, जहाँ पर कॉलम्स हैं, जहाँ पर सपोर्ट है, वहां पर बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन बार्स को बेंड कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो शेयर फोर्स है, ठीक है, आपको पता है जो शेयर फोर्स है, आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स कहां पर आता है, किनारे पे आता है, और शेयर फोर्स बीच में 0 होता है। भाई जब शेयर फोर्स बीच में 0 है तो हमें शेयर एनफोर्समेंट लगाने की जरूरत क्या है, समझ रहे हो। आपने ऊपर डायग्राम दिखाया था मैंने, कुछ यही तो था डायग्राम, एट द सपोर्ट्स शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसा था ना, एट द सपोर्ट्स शेयर मैक्सिमम होता है, सेंटर पे शेयर फोर्स है ही नहीं, 0 हो जाता है। तो जब जहाँ पर शेयर फोर्स है ही नहीं तो वहाँ शेयर फोर्समेंट क्यों लगाएं, है ना। तो हम इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर मैक्सिमम आ रहा होता है वहाँ पर ज्यादा रेनफोर्समेंट लगा देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, और फिर इस तरफ ज्यादा है, देखिए यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, तो ये हमने यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बीच में हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेंट अप बार का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो देख लीजिए, आप कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक न्यूमेरिकल में आपको बेंट अप बार प्रिंट करके दिखाऊंगा। सिंपल देख लीजिए, आपको 2 डिस्टेंस पे बेंट अप बार प्रोवाइड करनी होती है, एक होता है √2a और दूसरी √2a के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो पहला a इज नथिंग बट योर लीवर आर्म डिस्टेंस। लीवर आर्म डिस्टेंस कितना होता था, j × d होता था, ये हमने पहले भी देखा था, लीवर आर्म डिस्टेंस j × d होता है। तो फर्स्ट लोकेशन कितना होगा, √2a, √2a, तो √2 × a की जगह पे आप jd रख लो, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड लोकेशन
कहाँ से बेंड करोगे आप, इस बार को बेसिकली मेन बार को आपको बेंड करना ऊपर की तरफ। सेकंड लोकेशन हो जाएगा एट √2a फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन, तो √2 into JD फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन। तो इस तरीके से आप सेकंड लोकेशन निकाल सकते हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो थर्ड लोकेशन भी आपको निकालनी पड़ सकती है ना, तो दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कहाँ पर से बेंड अप कर रहे हो। और आप ही कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ पर बेंड अप रखनी है, वो ये लिखा हुआ है। जनरली बार शुड नॉट बी बेंट बियॉन्ड स्पैन बाय 4 फ्रॉम सपोर्ट। तो मान लीजिए 16 मीटर का स्पैन है, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका 4 मीटर बचेगा। तो मतलब सपोर्ट से 4 मीटर के बाद आप बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। सपोर्ट से 4 मीटर के बाद इस तरफ से भी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 मीटर है, तो इसके बाद आप बेंड नहीं करोगे। इधर से भी 4 मीटर है तो आप बेंड नहीं करोगे। तो जितना भी स्पैन है, स्पैन कितना होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बीम की। तो इस तरीके से आपका बताया कि इसके बियॉन्ड आप बेंड नहीं कर सकते बेंट अप बार, ठीक है। सेम फॉर्मूला वही है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेंट अप बार V into SB, V is your force, S for shear, और B मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेंट अप बार का है। तो जहां पर भी B दिखेगा मतलब समझ जाना बेंट अप बार है। तो वही हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू साइन अल्फा। अल्फा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एंगल होगा, बेंट है ना, ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल इज योर अल्फा। ये हो जाएगा फॉर्मूला WSM है। LSM में क्या होता है, जो परमिसिबल शेयर है वो कितना हो जाता है, 0.87 FI से रिप्लेस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है LSM, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार शुड बी केप्ट लिमिटेड टू VS/2। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट शुड बी डिजाइन एटलीस्ट फॉर, जो वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट है उसको आपको या तो VS/2 तक का चेक करना है या फिर VS - VSB, विच एवर इज मोर। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उसके लिए आप डिजाइन करोगे, ठीक है। डिजाइन करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका शेयर फोर्स 400 का है, ठीक है, कंक्रीट झेल सकता है 100, तो बचेगा कितना, 300 बचेगा, जिसके लिए आपको शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करनी है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए आपका जो बेंट अप बार है उसका शेयर फोर्स 100 का है, ठीक है। डिजाइन वर्टिकल बार इसके लिए हम करेंगे VS - SB। तो VS कितना है हमारा, VS 300 है और बेंट अप बार 100 है, तो 300 - 100 विल बी 200, ये हो गया। और दूसरा क्या है, VS/2, VS कितना था 300, 300/2 कितना आ गया 150। तो आप इन दोनों में से किसके लिए डिजाइन करेंगे, विच एवर इज मोर, मतलब इसमें ज्यादा कौन सा है, 200 ज्यादा है कि 150 ज्यादा है, तो आप इस वाले के लिए डिजाइन करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपका बेंट अप बार का जो शेयर फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 200 किलोन्यूटन, तो VS - VB कर लो। VS 300 था और ये 200 था, तो 300 - 200 100 आ गया। और VS/2 इस फॉर्मूले में रख लो, VS/2 करोगे तो VS was 300/2 is 150। अब इस केस में कौन सा ज्यादा हो गया, 150 ज्यादा है कि 100, 150 ज्यादा है। तो अब आप किसके लिए डिजाइन करोगे, इस वाले के लिए डिजाइन करोगे। तो विच एवर इज मोर यू शुड डिजाइन फॉर दैट वन, आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। वर्टिकल शेयर को अगर निकालना होगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो चीज, ठीक है। लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमम स्पेसिंग। आपने मिनिमम तो देख ली थी कि कितना मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्पेसिंग आपको पता चल गया ना क्या है, ये आपकी रेनफोर्समेंट्स हैं, वर्टिकल स्टिरअप्स हैं या वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर स्पेसिंग, दिस इज कॉल्ड योर स्पेसिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब कोड ने बोला है कि ये भी स्पेसिंग फिक्स है, एक मैक्सिमम स्पेसिंग है जिसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने पहली रेनफोर्समेंट यहाँ लगा दी, अगली यहाँ लगा दी, इतनी ज्यादा स्पेसिंग दे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है मैक्सिमम स्पेसिंग शुड बी, शेयर एनफोर्समेंट की बात हो रही है, शेयर एनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए 0.75 D। D इज योर इफेक्टिव डेप्थ फॉर वर्टिकल स्टिरअप, जो वर्टिकल वाले थे, ये वाले वर्टिकल वाले, एंड D मतलब इफेक्टिव डेप्थ फॉर इंक्लाइंड स्टिरअप, जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड थे, इस तरीके से जो 45 डिग्री पे थे स्टिरअप्स, जो मैंने आपको इंक्लाइंड वाले बताए थे, ठीक है। एंड इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। और किसी भी केस में ये जो दो स्टिरअप के बीच की डिस्टेंस है, स्पेसिंग है SV, स्पेसिंग इज शोन बाय SV, ठीक है। इट शुड नॉट बी मोर देन, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, it should not be more than 300 mm in any case, ठीक है। 300 mm से ज्यादा, 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर से ज्यादा आप उसमें स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये क्राइटेरिया है। तो ये भी हम चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। अगर आप वर्टिकल स्टिरअप करो तो ये इससे चेक करो,
अगर आपकी इंक्लाइन स्टिरअप है तो ये इससे कम होना चाहिए, और किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपको चेक करने पड़ेंगे फॉर शेयर, ठीक है। तो बाकी अब इसमें डिज़ाइन के क्वेश्चन हैं, जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, देन मोर थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि एक बार कल जब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगा उससे पहले एक बार आप थोड़ा सा जो मैंने लेक्चर कराया है आज आपको, इसको आप रिवाइज करना, एक बार देखना, तो आपको कल बहुत आसान लगेगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसका तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल करके क्या होता है कि आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाता है कि हम कैसे वैल्यूज को पुट करें, क्या चीज़ करना है हम लोग को, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।